युवा बनासकांडा की सारी टीम को नमस्कार। वीर सावरकर जी की आज जयंती है। इस विषय पर आज हम लोग वीर सावरकर के जीवन चरित्र और युवाओं पर उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं तब तक इसको वॉच पार्टी कर देता हूँ बाकी आईडीज पर। मयंक जी नमस्कार। मैं जब तक सभी लोग रेडी हों मैं अपने फेसबुक पेज और आईडी पर भी इसको एक्टिव कर देता हूं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक चर्चा पहुंच पाए। चर्चा के उपरांत जो भी आपके प्रश्न हो इस विषय पर, जो भी आप कोई भी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में वीर सावरकर पार्क आया था। इस वजह से मुझे कार से ही लाइव करना पड़ रहा है। मैं अभी घर नहीं पहुँच पाया, यहाँ थोड़ा मौसम भी ख़राब है। आप लोग मेरे पेज पर भी और आईडी पर भी ये चर्चा सुन सकते हैं। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उनके बाल्यकाल में ही कुछ ही वर्ष के उपरांत उनकी माताजी का देहांत हो गया और प्लेग की बीमारी से उनके पिताजी और चाचा भी चल बसे। उनके परिवार को छोटी सी उस समय जागीर मिली हुई थी, उसी से उनका लालन पालन पोषण होता था। सावरकर जी के बचपन से ही वो लगातार देशभक्ति से संबंधित कामों में उनकी जागरूकता थी। बालकाल से ही युवाओं की टोली बनाना, उनको देशभक्ति से चीज़ें महापुरुषों से संबंधित बताना, संगठन खड़े करना, इन सारी विषयों में उनकी रुचि थी। मैट्रिक पास करने के उपरांत वो पुणे आ गए। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और अभिनव भारत संगठन की स्थापना की, जिसमें देशभक्त राष्ट्रवादी युवाओं को उन्होंने जोड़ा। और उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध शासन था, तो उनके मन में लगातार ये भावना थी कि किस तरीके से इस अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जाए, उनको उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से उनको कुछ समय के लिए कॉलेज से निलंबित भी किया गया। फिर बीए करने के उपरांत वो बॉम्बे आ गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनकी लॉ की पढ़ाई के लिए। फिर उनको पता चला कि श्यामजी कृष्ण हाउस की स्थापना की है और वो जो मेधावी छात्र होते हैं, राष्ट्रवादी छात्र, उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति दे करके वहाँ पर वापस वो नासिक आए और तिलक जी के सहयोग से उस समय 400 रुपये की छात्रवृत्ति लेकर के लंदन पहुँचे। लंदन पहुँचने पर स्वयं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनका अत्यधिक स्वागत सत्कार किया। वहाँ पर लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने जो भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अन्य विश्वविद्यालयों में जो भारतीय युवा पढ़ रहे थे, जो राष्ट्रवादी छात्र थे, उनको संगठित किया और अभिनव भारत के प्रकल्प को बढ़ाया। उन्होंने अपने कुछ साथियों को उस समय
फ्रांस और रूस भेजा बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए। और जब वो साथी बम बनाने की तकनीक सीख करके आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट उड़ाते हैं। तो सावरकर जी ने बोला कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट उड़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग भारत जाइए और ये जो आपने तकनीक सीखी है इस तकनीक का प्रसार भारत में और युवाओं के मध्य में कीजिए और क्रांतिकारियों को इस विषय में शिक्षित करिए। मदन लाल धीगरा उनके सहयोगियों में से एक थे। वीर सावरकर से ही प्रभावित होकर के मदन लाल धीगरा ने करजन वायली को गोली से उड़ा दिया था। जब उसके बाद मदन लाल धीगरा के सूरवीरतापूर्ण काम के शोक सभा आयोजित की गई, सर आगा खां ने आयोजित की, तो वहाँ पर वीर सावरकर ने पहुँच करके उस शोक सभा का विरोध किया और ये कहा कि अभी मदन लाल धीगरा का ट्रायल चल रहा है, अभी अदालत द्वारा उनको सज़ा नहीं दी गई है, इसलिए उनको अभी तक दोषी ठहराना गलत होगा, ये शोक सभा नहीं की जा सकती है। उस कार्यक्रम में शेर की बात पहुँचे वीर सावरकर के इस उद्बोधन से वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और सारे लोग भाग खड़े हुए और ये शोक सभा जो की गई थी, ये भर्त्सना सभा, ये स्थगित करनी पड़ी। वीर सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। महात्मा गांधी से बहुत साल पहले 1905 में पुणे में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। बहुत से ऐसे कार्य थे जिन्होंने वीर सावरकर ने सबसे पहले किए थे। उन कुछ कार्यों की मैं लिस्ट आपको दूंगा, उसके बाद उनके वीर सावरकर के चरित्र पर मैं आगे बढ़ूंगा। वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने ये परीक्षा पास करने के बावजूद राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली, इस कारण उनको इसकी डिग्री नहीं दी गई। वीर सावरकर ने लंदन की लाइब्रेरी में 2 साल के सघन अध्ययन के बाद 1500 किताबों का और रिसर्च पेपर्स का अध्ययन करने के उपरांत 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्र समर ये पुस्तक लिखी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको एक मामूली गदर बता करके उसको इतिहास में दफन कर दिया था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स अपने रिसर्च रखते थे, जिन जिन देशों पर वो रूल करते थे, वो अपने लिए उन सारी सच्चाइयों को लिख करके उनको रिसर्च पेपर और किताबों के माध्यम से डॉक्यूमेंटेड करके रखते थे। सावरकर ने 2 साल सारे कार्य छोड़ करके अध्ययन किया और इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक की गूंज ऐसी थी, इस पुस्तक का ही अपने आप में एक इतिहास है कि ये विश्व की पहली ऐसी पुस्तक थी जिसको छपने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर दिया। सावरकर ने चोरी छुपे इस पुस्तक को पब्लिश करवाया, भारत में इसकी कॉपियां भेजी जो उनके युवा साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, और इस पुस्तक से को पढ़ करके प्रभावित होकर के सैकड़ों युवा देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए कूद पड़े। ब्रिटिश संसद तक को इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। उस समय इस पुस्तक की डिमांड ऐसी थी कि 300-300 रुपये में इसकी एक कॉपी छपी थी। इसका एक एडिशन क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी छपवाया था। भगत सिंह भी स्वयं बहुत सावरकर से बहुत अधिक प्रभावित थे। रत्नागिरी में जब वो पाबंद थे तब उस समय भी भगत सिंह उनसे मिलने आए, राजगुरु उनसे मिलने आए और उनका आशीर्वाद लिया। जब वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा की सक्रियता वहाँ पे बढ़ गई, इनके ऊपर खतरा हो गया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़ करके फ्रांस आ गए। उन्होंने सावरकर को भी सलाह दी कि आप भी, आपके ऊपर खतरा है, आप लंदन छोड़ करके फ्रांस चले आइए। फ्रांस कुछ समय के लिए सावरकर आए, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं न कहीं मैं अपने क्रांतिकारी साथियों को वहाँ पर अकेला छोड़ करके मुझे यहाँ पर सुरक्षित रहना अनुकूल नहीं है। वो वापस लंदन आए और लंदन स्टेशन पर पहुँचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया, 302 का मुकदमा लगाया गया और विद्रोह का मुकदमा लगाया गया। वीर सावरकर ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला, लेकिन वहां भी ब्रिटेन की मिलीभगत की वजह से वहां उनको न्याय नहीं मिला। 1910 में मारिया नामक पानी के जहाज से उनको यहाँ पर ट्रायल चला और उनको 2 मामलों में 2-2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। उस समय आजीवन कारावास की सजा 25 साल थी, 25-25 साल यानी कि 50 साल की उनको सजा दी गई। जब उन्हें 50 साल की 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई तो सावरकर ने हंसते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि ईसाई धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है और आज उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और 2 जन्म की कारावास की सजा मुझे दी है। इसके बाद उन्हें महाराजा नामक जहाज से पहले चेन्नई लाया गया, चेन्नई से फिर अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा दी गई। वहां पे अंडमान जेल में उनको पाबंद किया गया। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कैदियों बहुत ही घनघोर अत्याचार किया जाता था। इसी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया और उनके गले में एक पीतल की प्लेट लटकाई गई जिसमें लिखा था डी यानी कि डेंजरस। उनको खतरनाक कैदी की श्रेणी में रखा गया। वहाँ के जेलर थे मिस्टर बारी। बारी ने उससे बोला, सावरकर से कहा कि तुम्हें 50 साल की सज़ा मिली है और तुम वापस अपनी अब देश नहीं जा पाओगे। सावरकर आत्मविश्वास से भर कर बोले कि मैं तो अवश्य अपनी मातृभूमि को देख पाऊंगा यहाँ से जेल से निकलने के बाद, लेकिन तुम अंग्रेज यहाँ 50 साल तक भारत में नहीं रह पाओगे और तुम भी। और सावरकर की यह भविष्यवाणी सत्य हुई। ना ही अंग्रेज 1911 के बाद 36 साल बाद ही उनको भारत छोड़कर के भागना पड़ा और जो जेलर बारी था 1921 में उनके अंडमान निकोबार जेल से निकल जेलर बारी काल के गाल में समा गया। वो स्वयं सावरकर को जेल से निकलते हुए नहीं देख पाया। जेल में रहते हुए सावरकर को 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। कोल्हू में बैल की तरह फिरना पड़ता था। इतनी कठिन यात्रा उनको दी जाती थी। दिन में घर में खाली 3 प्याली पानी मिलता था और जेल का दरवाज़ा दिन में 1 या 2 बार कुछ रोटियां देने के लिए खुलता था और बाहर निकलने की उनकी आज़ादी नहीं थी। उन कठिन परिस्थितियों में उतनी यात्राओं को झेलते हुए भी सावरकर ने प्रेम रस से संबंधित, वीर रस से संबंधित 10,000 पंक्तियां लिखी। उनके पास वहाँ पर कोई लिखने के लिए कागज कलम पेन नहीं था। वो पत्थर को नुकीला बना करके दीवार में उससे पंक्तियाँ लिखते थे, उसको कंठस्थ करते थे, अगले दिन उसको मिटा देते थे और जो कैदी की सज़ा समाप्त होने वाली थी, जो लगता था कि छूट करके जाने वाले हैं भारत, उनको वो पंक्तियाँ कंठस्थ करा दी जाती थी और फिर वो भारत आकर के उसको फिर प्रकाशित करवाते थे। इस तरीके से उन्होंने 10,000 पंक्तियाँ लिखी और कंठस्थ करा के उसको अलग अलग समय पर उसको प्रकाशित करवाया। बाद में ऐसी उनके द्वारा लिखी कविताओं को अमिताभ बच्चन जी ने आवाज़ दी थी और प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस एल्बम का अनावरण भी किया था। 1919 तक आते आते उनका जेल में प्रताड़ना के बाद काफ़ी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। भारत में भी
कई संगठनों ने, कई महापुरुष राजनीतिक नेताओं ने काला पानी से उन्हें रिहा करने की मांग की। जब वहाँ पर अंडमान में थे तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम वार्डन थे, वो हिंदू कैदियों का धर्मांतरण भी कराते थे। इस बात का भी उन्होंने वहाँ पर विरोध किया। कुछ कैदियों का धर्मांतरण कराया गया, उन्होंने शुद्धि करवाया। धर्मांतरित होने के बाद जिस व्यक्ति को सारे कैदी संबंध समाप्त कर देते थे, सावरकर उसके साथ बैठ कर के खाना खाते थे, उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। इस तरीके से उन्होंने शुद्धि आंदोलन जेल में रहते हुए भी चलाया। अंडमान निकोबार में जब किसी कैदी को फांसी दी जाती थी तो उससे जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी तो वो कहता था कि मुझे एक बार वीर सावरकर के दर्शन कर लेने दो। वीर सावरकर की काल कोठरी के सामने ही उन कैदियों को फांसी दी जाती थी ताकि इनके मनोबल को तोड़ा जा सके, ताकि वो मनोबल टूट जाए और वो अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दें। जो कैदी को फांसी दी जाती थी वो वीर सावरकर के एक बार दर्शन करने के उपरांत, उनकी काल कोठरी के बाहर से दर्शन करने के उपरांत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। लेकिन इन सारी प्रताड़नाओं के बावजूद भी अंग्रेज वीर सावरकर के मनोबल को नहीं तोड़ सके। वहाँ उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया और आज भी जो अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर जेल में थे, आज़ादी के बाद भी काफ़ी लोग जो जेल से छूटे वो वहीं पर बस गए। उनमें कई महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। उन्होंने वहीं पर अपना निवास बना लिया क्योंकि भारत में उनके मैक्सिमम उनको पता नहीं था उनके परिवारजनों को क्या हुआ या परिवारजन मर गए। तो आज भी वहाँ पर चाहे इवन मुस्लिम कैदी भी थे, वो भी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। जो भी उस समय उनके लोग थे, वहाँ पे उनके घरों में आप जाएंगे तो सावरकर की फ़ोटो मिलेगी। राजनीतिक दबाव के बाद 1921 में उनको अंडमान निकोबार से रिहा करके अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद जमनादास बजाज जैसे राजनीतिक नेताओं के समर्थन से, उनकी मांग पर 1924 में उन्हें अलीपुर जेल से निकाल करके रत्नागिरी में पाबंद किया गया और कुछ शर्तों के साथ उन्हें रिहा किया गया कि वो रत्नागिरी जेल में ही रहेंगे, कर पाएंगे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे। इन शर्तों के साथ वीर सावरकर वहाँ से रिहा हुए और रत्नागिरी में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। सबसे मुख्य कार्य उन्होंने अछूतोद्धार का किया। उस समय कुछ मंदिरों में हरिजन समाज के लोगों का प्रवेश नहीं था, तो उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की रत्नागिरी में और उसका पहला जो पुजारी है एक शेड्यूल कास्ट दलित व्यक्ति को ही बनाया। आज भी वहाँ का जो पुजारी होता है वो दलित व्यक्ति होता है। रत्नागिरी में रहते हुए बहुत सारे क्रांतिकारी उनसे मिलने आते थे। भगत सिंह भी उनसे आकर के मिले, राजगुरु भी आकर के मिले और उन्हीं की प्रेरणा से भगत सिंह ने 1857 प्रथम स्वतंत्र समर जो पुस्तक थी उसका तीसरा संस्करण प्रकाशित किया। जब अंग्रेजों पर भारतीय जनता का दबाव बढ़ने लगा तो बॉम्बे असेंबली में भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए और कुछ भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जमनादास बजाज जी को जब भूमिका मिली तो उन्होंने सबसे पहले वीर सावरकर को पूरी तरीके से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा और 1937 में उन्हें पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। अब वो राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते थे। 1937 में रिहा होने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा का नेतृत्व स्वीकार किया और डॉक्टर हेडगेवार जी उनके समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, वीर सावरकर अध्यक्ष थे। 3 साल वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशनों को संबोधित किया और 37 में रिहा होने के बाद वो उन स्थलों की तरफ गए जैसे कानपुर, मेरठ, बनारस जो 1857 की क्रांति के गढ़ थे। उन स्थलों पर जा कर के वहाँ भी उन्होंने सभाएं की, संबोधन किए और 1937 के संबोधन में, प्रथम संबोधन में उन्होंने कहा, एक नया नारा दिया कि जो
हिमालय से लेकर के सिंधु सागर तक जो ये भूमि फैली हुई है, और इस भूमि को में रहने वाले जो भी निवासी इसे मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वो हिंदू हैं। ये उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी। रत्नागिरी में रहने के दौरान ही डॉक्टर हेडगेवार से उनका संपर्क हुआ। हेडगेवार भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और 37 में बाहर आने के बाद वो लगातार संघ की शाखाओं में भी गए, उनके उद्बोधन हुए। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु के बाद उन्हें काफ़ी आघात पहुंचा, काफ़ी दुख पहुंचा। 40 के दशक में जब मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई तो वीर सावरकर लगातार इस विषय का विरोध करते रहे। वो लगातार कहते रहे कि भारत को अखंड रहना चाहिए, इसका विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण के बावजूद जिन्ना, नेहरू और गांधी की सहमति से भारत का विभाजन हुआ। उस समय जब ये भारत का विभाजन की चर्चा चल रही थी और वीर सावरकर लगातार भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, तो उस समय एक अंग्रेज अमेरिका से एक पत्रकार आए उनके इंटरव्यू के लिए। उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर ने बोला कि आप भारत के विभाजन का क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ भी जो निग्रो लोग हैं वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, क्या आप उनको अलग निग्रोस्तान दे सकते हैं? तो लुई फिशर ने बोला कि देश को काटना, देश के टुकड़े को काटना सबसे बड़ा अपराध है, हम नहीं कर सकते। तो सावरकर ने बोला इसी तरीके से भारत भूमि को भी काटना, भारत भूमि के टुकड़े करना बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। वीर सावरकर पर लगातार झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया, जबकि सावरकर अंत तक अखंड भारत के समर्थक रहे। लगातार उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अपनी सत्ता के लिए, जल्दी सत्ता पाने के लिए खंडित आज़ादी को स्वीकार कर लिया। आज़ादी के बाद जब गांधी का वध हुआ तो उसमें भी उनको पंडित नेहरू के कहने पर झूठा फंसाया गया। 30 जनवरी 1948 को गांधी वध के उपरांत, लेकिन 1949 में फरवरी 1949 में उनको न्यायालय से बाइज्जत बरी किया गया और कोर्ट ने माना कि गांधी हत्या में उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको सुरक्षित बाहर किया गया। ऐसे महान क्रांतिकारी की प्रताड़ना केवल अंग्रेजों के समय तक सीमित नहीं रही। आज़ादी के बाद भी उनको बाद की सरकारों द्वारा जो उनको सम्मान तो देना दूर, उनको प्रताड़ित किया गया। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और ये पैक्ट ये हुआ कि जो दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक है उनको उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, उन पर अत्याचार नहीं होगा। उसके बावजूद 1950 में पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश है आज के समय पर, वहाँ पर हिंदुओं, जो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन पर भयानक अत्याचार हुए, सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया। उस विषय पर जब सावरकर ने इसका तीव्र विरोध किया, इस पर लेख लिखे, इस पर भर्त्सना की नेहरू की, तो नेहरू ने उनको जेल में डाल दिया, बेलगांव जेल में डाल दिया। नेहरू ने तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ से ही अपनाई। जब समाचार पत्रों में नेताओं द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा इसको विरोध किया गया, तब कुछ दिन बाद सावरकर को रिहा किया गया। नेहरू की नीतियां शुरू से ही ढुल पुल थीं। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तब भारत चुप रहा। उस समय भी सावरकर ने लिखा कि अंग्रेजों ने जो बफर स्टेट बीच में बनाया था, चाइना या रूस से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, तिब्बत जो बफर स्टेट था ताकि यहाँ भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, आज उस पर चीन अतिक्रमण कर रहा है, तो कल को वो भारत की सीमा पर भी तक आ सकता है, भारत पर भी हमला कर सकता है। लेकिन उस समय नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के झूठे तराने में मंत्रमुग्ध थे। 1954 में उन्होंने
चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाया, भव्य स्वागत किया और उसी के कुछ ही वर्षों बाद 1962 में चीन की सेना ने भारत पर हमला कर दिया। नेहरू भारत के सैन्यीकरण के खिलाफ थे। साम्यवादी नीतियां उन्हें अधिक पसंद थी। गांधी की अहिंसावादी नीति को अधिक मानते थे। लेकिन सावरकर का स्पष्ट कहना था कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए और भारत की सीमाओं के साथ साथ देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना अत्यधिक आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए ही उन्होंने आज़ादी के पहले भी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी लगातार उन्होंने हिंदू युवकों को सेना में जाने के लिए, भर्ती के लिए प्रेरित किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद शस्त्र रखने पर प्रतिबंध हो गया था, अस्त्र शस्त्र सीखने पर प्रतिबंध लग गया था आर्म्स एक्ट अंग्रेजों ने बना करके। तो सावरकर ने युवाओं से कहा कि आप अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लीजिए और समय आकर के विद्रोह करके आप इसमें फिर आप आज़ादी के लिए योगदान कर सकते हैं। उसका परिणाम हुआ कि हजारों युवा अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए और वही सैनिक जो ब्रिटेन के शत्रु देश थे, जापान, जर्मनी ने बंदी बनाए, उन्हीं सैनिकों की मदद से रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस, उस समय कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, उन्होंने अपना अलग दल बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, और बॉम्बे में उसका अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के बाद सावरकर सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुभेच्छा भेंट करने आए और सुभाष चंद्र बोस ने उनसे सलाह ली कि वो कुछ अंग्रेजों की जो मूर्तियां लगी थी कोलकाता में वो तोड़ना चाहते थे। उनका विरोध करने के लिए सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मत था कि हम अंग्रेजों की मूर्तियां तोड़ करके उनका विरोध करके युवाओं को जगाएंगे। तो सावरकर सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति से, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप बहुत ही, आपका भविष्य उज्जवल है, जो आपकी क्षमता है वो आप इस तरीके से अनावश्यक कामों में लगा करके बाकी जीवन जेल में बिताने की बजाय अच्छा है कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आप जापान, जर्मनी जाइए और जो रास बिहारी बोस ने जो सेना इकट्ठा की है उसका आप नेतृत्व स्वीकार करिए, क्योंकि आज़ादी अहिंसा से नहीं मिल सकती, शक्ति के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही आप देश को आज़ाद करा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर की बात मानी। उसके बाद बात का इतिहास है, सभी को पता है किस तरीके से सावरकर से प्रेरणा पा करके सुभाष चंद्र बोस भेष बदल करके अलग अलग देशों में गए, आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया और लड़ाई लड़ी। उसी आज़ाद हिंद फौज की जो लड़ाई का परिणाम था कि अंग्रेज कमज़ोर हुए और जो इंडियन नेवी में जो सावरकर की प्रेरणा से जो हिंदू युवा शामिल हुए थे, उसी नेवी ने 1946 में विद्रोह किया। उसी विद्रोह की वजह से अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी जब वहाँ के विपक्ष के नेता चर्चिल ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री उसमें एटनी थे, तो एटनी ने जवाब दिया कि अब वहाँ की सेना ही हमारी नहीं रह गई, सेना पे भी हमें विश्वास नहीं है, नवा नेवी ने विद्रोह कर दिया है, अब भारत को हम अधिक समय तक हम गुलाम नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजों ने कोई अहिंसा की वजह से, गांधी के चरखे की वजह से वो अंग्रेज भारत को छोड़ करके नहीं गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की सत्ता को कमज़ोर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमज़ोर हुए। जापान, जर्मनी से लड़ाई के बाद उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, सेना विद्रोह कर चुकी थी। इस वजह से अंग्रेजों को आनन फानन देश छोड़ करके जाना पड़ा। आप कल्पना कीजिए कि जिन अंग्रेजों ने 1930 तक ये पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट इतना भव्य बनाया, क्या वो 10 साल बाद भारत छोड़ करके जाने के लिए सब बना करके गए थे? उनका तो 100 साल और राज करने का इरादा था, लेकिन मजबूरी में, सशस्त्र क्रांति की वजह से, सेना के विद्रोह की वजह से उनको आनंद फानंद भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। और इसलिए वो भारत विभाजन करके गए कि हम जब भारत तो छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन ये नासूर बना करके जाएं कि भारत के दोनों तरफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना करके गए, ताकि ये लगातार भारत को कुतरते रहें और एक लंबे समय तक के लिए भारत के लिए एक समस्या बनी रहे। आज़ादी के बाद भी
को प्रेरित करते रहे, लिखते रहे। 62 के युद्ध के बाद उन्हें जो भारत के सैकड़ों सैनिक हताहत हुए, उनको सावरकर को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने जो नेहरू की नीतियां थी उनको आलोचना की। और उसके उपरांत ही जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी ने सैनिकीकरण पर ध्यान दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। सावरकर जब लंदन में थे तभी वो एक अच्छी विदेश नीति के महत्व को समझते थे। फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, जर्मनी के क्रांतिकारी थे, रूस के क्रांतिकारी थे, उन पर उनके संबंध थे। उन संबंधों के लाभ से ही नेताजी को भी काफ़ी लाभ हुआ। बाद में ही उन संबंधों के चलते उन्होंने जो विदेश नीति के संबंध में उनका एक बहुत व्यापक दर्शन था। उनका मानना था कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके ही, सशस्त्र सेनाओं के दम पर ही, हाइड्रोजन बम, अणु बम, परमाणु बम बना करके ही भारत को सशक्त बना सकते हैं। अगर चाइना हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बना रहा है तो हमें भी हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बनाना चाहिए। जबकि नेहरू इन बातों को नहीं मानते थे। सावरकर के सिद्धांतों से ही प्रेरित होकर के ही बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। उनको इस बात की समझ हुई कि हम अस्त्र शस्त्र बना करके अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र, जो शत्रु राष्ट्र, अगर अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं तो हमें भी उसमें सक्षम होना पड़ेगा। तभी हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, देश को सुरक्षित कर सकते हैं। 1965 की लड़ाई हुई। 62 के बाद भारत ने सबक लिया और 65 में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। और उसी का परिणाम हुआ कि हम 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को हराने में सफल हुए। हालांकि वो अलग बात है, कुछ षड्यंत्रों की वजह से हम जो मैदान में जीती हुई जो लड़ाई थी, हम टेबल पर हार गए और उसकी परिणति लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के रूप में हुई। जब गोवा मुक्ति आंदोलन का विषय चला तो जब संघ के स्वयं से वहाँ पर गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए थे तो सावरकर ने उनसे बोला कि तुम नियत थे क्या, मरने के लिए जा रहे हो? अगर मरना ही है तो कम से कम हथियार लेकर के जाओ, राइफल और बंदूक लेकर के जाओ। और उन्हीं के आह्वान का परिणाम हुआ कि सशस्त्र विद्रोह गोवा में हुआ और गोवा से पुर्तगालियों को भागने के लिए मजबूर किया गया। गोवा में भी ईसाइयों द्वारा काफ़ी मात्रा में धर्मांतरण किया गया था। सावरकर की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रभाव से वहाँ पर काफ़ी हिंदू जो ईसाई बने थे उनको दोबारा वापस लाया गया, उनका शुद्धि किया गया महाराज मसूरकर जी के आह्वान पर। सावरकर जी पर लगातार आक्षेप लगाया जाता है माफी का। ये मनगढ़ंत कम्युनिस्टों का आक्षेप है, झूठा आक्षेप है। उस समय जब वो जेल में बंदी थे, चूंकि वो राजनीतिक कैदी थे, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, उन्होंने कोई चोरी मर्डर नहीं किया था। उनका राजनीतिक विरोध था, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध उनके ऊपर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था, ये राजनीतिक था। तो उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए लगातार पत्र लिखे थे ब्रिटिश सरकार को। और जब वो अंडमान जेल में थे तो बहुत सारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी हुई थी, उनको काफ़ी रियायत भी दी गई थी। केवल सावरकर और छोड़ करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ही लगातार सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे थे। और जिस कथित माफ़ीनामे की बात की जाती है उसमें कहीं पर भी सॉरी या रिग्रेट शब्द नहीं है। ये कम्युनिस्टों द्वारा ऐसे झूठी चिट्ठियाँ और उसको उनके शब्दों को ट्विस्ट करके उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। जब वो पत्र लिख रहे थे तभी अंग्रेज अधिकारी कैनेड ने ये बोला था कि ये सावरकर की ये चाल है, इस पर हमें विश्वास नहीं किया जा सकता। और अगर आप कथित माफ़ीनामे की बात स्वीकार भी कर लें तो वो तो उन्होंने चिट्ठियाँ 1911, 12, 13 में लिखी थी, लेकिन उनको तो अंडमान जेल में 1921 में छोड़ा गया। अगर वो उन्होंने माफ़ी मांगी होती, अगर माफ़ीनामे की बात सच होती तो अंग्रेज सरकार उन्हें पहले ही छोड़ दी होती। और सावरकर शिवाजी की रणनीति को मानने वाले थे, छापामार रणनीति को मानने वाले थे। शिवाजी उनके आदर्श थे। सावरकर का मानना था कि मर करके कोई जंग नहीं जीती जा सकती, हमें जीवित रहना आवश्यक है, हमारी लड़ाई के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए। इसलिए
उनका साम दाम दंड भेद, क्योंकि जब शत्रु आपका जैसा हो, छल अगर शत्रु हो तो उसे छल कपट करके ही जा सकता है। सावरकर ने वही किया, साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाया। जैसा भी वहाँ पर जैसे उनकी परिस्थितियाँ मिली, रत्नागिरी में अगर वो आबद्ध उनको पाबंदियाँ थी तो वहाँ पर रह करके युवाओं को प्रेरित किया। जैसा जैसे उनके मौके मिले सैनिकों को सेना में शामिल करा करके युवाओं को किया, लेख के माध्यम से किया। सैकड़ों क्रांतिकारी उनकी प्रेरणा से बने। ये और दुर्व्यवस्थावाद के सिद्धांत भी उनके झूठे लगाए जाते हैं। उन्होंने जो बात कही कि 2 नेशन हैं देश में इस समय, तो नेशन और राष्ट्र एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। उसको सावरकर ने बार बार उस चीज़ को क्लेरिफाई भी किया कि जो उन्होंने भाषण दिया उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। आप राष्ट्र को, जो यूरोपियन वर्ड है नेशन, उससे नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने जो 2 नेशन बात कही कि इस समय भारत में 2 नेशन है, वो आइडियोलॉजी की बात कही। और आज भी अगर भारत की बात की जाए तो आज भी भारत में कई सारे नेशन हैं जो अलग अलग सिद्धांत के, जो कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, कोई तमिल स्टेट बनाना चाहता है, कोई दलितिस्तान बनाना चाहता है, कोई बौद्ध स्टेट बनाना चाहता है। तो स्टेट, नेशन और राष्ट्र अलग अलग और कंट्री अलग अलग शब्द हैं। इनको व्यापकता में समझने की आवश्यकता है। नेशन एक विचारधारा है। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो विचारधारा यहाँ भारत में कुछ लोगों के मन में जीवित है। वो लोग भी अभी उस नेशन को मानते हैं और लगातार पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, पाकिस्तान के सिद्धांत को मानते हैं और दोबारा भारत के टुकड़े करने की, भारत को काटने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं। इन सारे सिद्धांतों को सावरकर ने उस समय समझा था। उस समय जो ऐसी विचारधारा, देश को तोड़ने वाली जो विचारधारा थी, उस बात को सावरकर ने उजागर किया था। वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने उस काल में इस चीज़ को समझा कि आइडियोलॉजी है और ये इसको समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, इसको क्रश किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वही टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें वो लोग गर्व का अनुभव करते हैं। आज सावरकर के जीवन चरित्र से, उनकी प्रेरणा से, उनके महान जीवन चरित्र से हम यही प्रेरणा लें कि उनकी जो विदेश नीति थी, हिंदुत्व के संबंध में उनके जो सिद्धांत थे, जातिवाद के वो लगातार विरोधी रहे, वो छुआछूत के विरोधी रहे। उनका मानना था कि जो भी हिंदू हैं सभी श्रेष्ठ हैं, कोई ऊंच। अब उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं रखा। जीवन के अंतिम सालों में भी जब उन्होंने अपनी वसीयत बनाई तो उस समय भी 5000 की धनराशि जो उन्होंने शुद्धि के लिए दी कि इसका काम शुद्धिकरण किया जाए। जो लोग भी किसी दबाव में, लालच में या डर की वजह से दूसरे मतों में चले गए, उनकी शुद्धि करके वापस लाना चाहिए जो आना चाहते हैं। सावरकर ने ऋषि परंपरा का पालन करते हुए 1966 में जब उनका शरीर काफ़ी जर्जर हो गया, काफ़ी बीमार रहने लगे, तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उन्हें लगा कि इस तरीके से कोई उद्देश्य नहीं है, तो मुझे अपना, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। और जब उनको लगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने 26 फरवरी 1966 को अपने देह का त्याग कर दिया। उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को बाद की सरकारों ने भी माना। इंदिरा गांधी ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया, अंडमान के लिए 15,000 रुपये दिए, वहाँ पर स्मारक बना। पार्लियामेंट में भी उनका पोर्ट्रेट लगाया गया। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, सावरकर को मानने वालों की, सावरकर के विचारों को समझने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है कि आज देश के युवा सावरकर के विचारों को मान रहे हैं। उनकी जो कई बातें उस समय थी सैनिकीकरण की, आज की सरकारें उस बात को स्वीकार कर रही हैं और भारत को सैनिकीकरण की दिशा में, सैनिकीकरण की दृष्टि से अत्यधिक मजबूत बनाया जा रहा है। आप सभी लोगों ने धैर्य के साथ सुना। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी गुजराती मित्रों का, बनासकांठा के मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। जय जय गारवी गुजरात, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।